क्लास नाइन्थ मैथ प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन आप लोग किताब में देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है? क्वेश्चन में है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हल यहाँ से लिखेंगे ऐसे तरीके से लिखेंगे, तब परीक्षा में पूरी तरह से नंबर आएगा। पहला है बात कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे यहाँ पर। हम पहले ही आप लोगों को परिचय में बता चुका हूँ कि शून्य परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे यहाँ पर कि हाँ। और रफ में भी आप लोगों को दिखा दूंगा, जैसे कि यहाँ पर हम बता चुके हैं आप लोगों को कि परिमेय संख्या बता रहे थे, तो बताए हैं कि परिमेय संख्या बटे के रूप में, यानी भिन्नात्मक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर लिखे हैं शून्य को भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे कि हाँ है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद अगला बात है कि क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर लिखेंगे पुनः कि हाँ, शून्य को पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद है जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये सब कंडीशन दिया हुआ है कि जहां P और Q पूर्णांक है, तो P Q पूर्णांक तो रहेगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 0 को ऐसे लिख लेते हैं, 0 को ऐसे लिख सकते हैं। हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के दिन ही बताए थे कि किसी संख्या के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह की संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो शून्य को परिमेय संख्या कहेंगे। और कह रहा है कि P भी और 1 भी, नहीं 0 भी और 1 भी हैं, क्या पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या का भी परिभाषा हम बताए थे आप लोगों को। पूर्णांक संख्या का परिभाषा ये बताए थे कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का परिभाषा बताए थे कि इसको पूर्णांक संख्या कहेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक, ठीक ना। तो इसको हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, शून्य को पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों कि शून्य को इस तरह से लिखेंगे, कंडीशन दिया हुआ है कि जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, तो हम शून्य को
पूर्णांक कहेंगे, इसको भी पूर्णांक कहेंगे और इसको भी पूर्णांक कहेंगे। और q यानी कि उसका हर अंश, हर नीचे वाला यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से आप लोगों का पहला क्वेश्चन हल हो चुका। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इस तरह से लिख करके उसको हल करेंगे, ठीक ना। 3 और 4 के बीच, तो पहला बात आप लोगों को याद रखना है कि जितना परिमेय संख्या लिखना है उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, यानी कि 6 परिमेय संख्या लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 6 + 1 हैं बराबर 7। और ये जो 7 आया, 7 को हम लोग 7 से ही जिसके जिसके बीच परिमेय संख्या लिखना है 7 से ही उसी में ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी कि अंश तथा हर में। आगे देखिए इस प्रकार से बनाएंगे, 3 और 4 के बीच कह रहा है तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे, 3 को इस तरह से लिखेंगे भी, 3 को हम 3/1 लिख देंगे, ठीक, कोई अंतर नहीं आएगा 1 लिखने से। और उसके बाद 7 से कह रहा है कि 7 से अंश में और हर में गुना करेंगे, 7 ऊपर इस तरह से लिख देंगे। तो ये आपका बन गया 7 का 21 और नीचे 7। और 4 को भी इसी तरह से लिखेंगे, 4 को इस तरह से लिखेंगे 4/1, इसमें गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे 7/7 से, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी और हर में भी 7 से गुना कर देंगे। तो इसको यह हो जाएगा 28/7। अब हम लोगों को लिखना है 6 परिमेय संख्या। तो लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, हाँ, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। छः परिमेय संख्या, तो 21 से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, 22/7 आपका संख्या यहाँ से तैयार हो गया। इतना ही हम लोगों का कम था, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 आपका परिमेय संख्या हो गया। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि किताब में या दूसरे लड़कों से हमारा आंसर मिल जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अतः ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चों या किताब के पीछे जो आंसर शीट दिया रहता है उससे मैच कर जाए। परिमेय संख्या लिखने के एक और तरीका भी है, आप लोगों को किताब में ये बता दिए हैं। दूसरा मेथड देख लीजिए, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड यानी कि सेकंड मेथड है 3 और 4 के बीच का रहा है, 3
एंड 4, 3 एंड 4 के बीच कर रहा है, तो 3 एंड 4 के बीच इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 और इन दोनों के बीच जितना हमको ज़रूरत है, तो इसके बीच हो गया, मान लीजिए कि ये पाई हो गया, इसके बीच हो गया 3.1, 3.2, 3.3, सब ये सब बीच में संख्या आ रही है, 3.4, 3.5 और 3.6, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्याएं ही लिखनी है, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से आप लोगों को बताएं तो इसी तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक। अगला है अगला है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। तीन बटा 5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या, तो अभी आप लोग को बताए हम कि जितना परिमेय संख्या लिखना है उसमें 1 जोड़ देना है, यानी कि 5 लिखना है, 5 परिमेय संख्या, तो 5 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, 6 आ गया। और 6 से दिए हुए जितने परिमेय संख्या हैं, जो भी परिमेय संख्या है, उसमें हम 6 से अंश तथा हर दोनों में गुना करेंगे, यानी कि ये 3/5 दिया हुआ है, तो इसमें हम यदि ऐसे लिख करके इसके अंश में भी 6 से और हर में भी 6 से गुना कर दें, तो इस भिन्न में कोई अंतर नहीं आएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे, 6 में 3 में गुना कर देंगे तो 6×3 18, 5 में 6 में गुना करेंगे तो 5×6 30, और इसको 4/5 के बीच है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4/5 के ऊपर आने अंश में और हर में दोनों में 6 से गुना करेंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6×4 = 24 और 6×5 = 30। अब इतना ही में हमारा हिसाब बन गया। अब बाकी का तो थोड़ा काम है, वो आप पूरा कर लेंगे। दोनों के बीच 6 परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, तो 6 परिमेय संख्या 18 से लिखना प्रारंभ करेंगे, नहीं 5 है, प्रश्न में 5 ही ना कहा है, 5 से गुना किया है, 5 परिमेय संख्या, तो 18 से लिखेंगे 19, 18 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 18, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और हाँ, आपका ये 5 परिमेय संख्या हो गया। हाँ, आप लोग भूल जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं, इसलिए अभी ध्यान दे लीजिए। यदि अंत में वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक, और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन देख लीजिए किताब में, आपको किताब से हम दिखा दे रहे हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। इस कथन, यह कथन जो दिया गया है सत्य है कि असत्य, कारण के साथ कारण भी बताना है। सत्य है असत्य इसी तरह नहीं कह देना, क्यों सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य भी है तो क्यों असत्य है, यही आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह बात सत्य है कि असत्य। हालांकि परिचय में हम आप लोगों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के विषय में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या हमारा हो गया 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। और अनंत तक इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। और पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या दिया हुआ है तो पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जितनी है, हम उस दिन भी बताए थे कि उसके परिवार में यदि हम लोग जीरो को भी शामिल कर दें, हम जीरो को शामिल कर दें, उसको हम लोग पूर्ण संख्या समझेंगे। तो इस तरह से पूर्ण संख्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 और आगे अनंत तक। तो आप पाते हैं यहाँ पर देखिए कि पाते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं, तो सभी पूर्ण संख्या में है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, यह जो पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो यही कारण हम लोग को लिख देना है। और प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, तो लिख देंगे कि सत्य। सत्य असत्य पूछा है तो यहाँ पर लिख देंगे कि सत्य। सत्य सत्य प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। संख्या होती है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के परिवार में शामिल है। लिखेंगे यहाँ पर क्यों कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के परिवार में
शामिल है, परिवार में शामिल है। इस तरह से हमारा यह भी प्रश्न हल हो गया। यहाँ से लिख देंगे हल। परीक्षा में पूरे पूरे नंबर आएगा जब तरीके से हम लोग लिखेंगे तभी। उसके बाद ये है, यहाँ से हल करेंगे इसको। इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर पहले पूर्णांक और पूर्ण संख्या का परिभाषा बता दे रहे हैं, फिर भी याद दिला दे रहे हैं हम आपको। तो पूर्ण संख्या कहते हैं, ये मान लीजिए कि आप लोग का संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा हो गया। इधर यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर इधर धनात्मक संख्या है, इधर ऋणात्मक संख्या है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अनंत तक और आगे चला जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, इधर ऋणात्मक संख्याएं हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, या हम आप लोगों को बताए हैं कि केवल शून्य और धनात्मक संख्याएं ही पूर्ण संख्या होती है। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर पूर्णांक संख्या होती है। इस तरह से यह बात जो है असत्य है। लिख देंगे यहाँ पर असत्य। असत्य असत्य क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक अतः
अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। अगला भाग, यह भाग हल हो गया। अगला भाग है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह भी बताना है। हालांकि हम परिचय में बता चुके हैं। परिचय आप लोग ध्यान से देखे होंगे, तो यह प्रश्न आप अपने से भी बना सकते हैं, अपने से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं यहाँ से हल करेंगे। यह जो कथन है प्रत्येक